नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं एंड नेम ऑफ द यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड सेकंड पार्ट भी रहेगा इसका मैग्नेटिज्म, उसकी बात बाद में करेंगे। सो व्हाट इज देयर इन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हमने बात जब की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो हमने क्या कहा था कि वी आर हैविंग ए चार्ज, और आपने क्या देखा था, एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ कैसे इंटरेक्ट करता था। So one charge used to interact with the other charge by means of electric field. यानी इसके surrounding part में there was some electric field. So this was the first case when the charge was stationary. It used to produce in those days electric field around it. आज भी वैसा ही करेगा ऑब्वियसली ये, लेकिन जब इस चार्ज को हम मूव करवाएंगे तो क्या होगा। एंड व्हेन दैट चार्ज इज मेड टू मूव देन व्हाट हैपेंस। अब चार्ज मूव कैसे होगा, कोई कंडक्टिंग वायर है, बीच में चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए, चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। आप चाहें तो कैसे भी इस चार्ज को बस मूव करवा दीजिए। सो व्हेन द चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन व्हाट हैपेंस, then in the region of space around it, what happens, in addition to electric field, one more field comes into play and that is called magnetic field. That means stationary charge में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और नई फील्ड आ गई, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसा कोई एक बार मैग्नेट हो विच इज परमानेंट मैग्नेट, उसके सराउंडिंग रीजन में भी एक मॉडिफाइड स्पेस होता है, वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यदि आप कोई पिन, कोई नेल्स यहां लेकर जाएं, दे गेट अट्रैक्टेड, तो क्या यहां भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से देख लिया। एक तो हम जानते थे कि जो बार मैग्नेट है या फिर जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनके सराउंडिंग रीजन में देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब हमने ये भी देखा कि व्हेन सम चार्ज इज मूविंग तो इसके सराउंडिंग रीजन में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। और एक और नई बात जो पढ़ेंगे हम अभी बाद में इसी क्लास में, कि when the charge is accelerating, that means तीन चीजें हो रही हैं यहां पर, चार्ज भी है और वो चार्ज मूव भी कर रहा है, चार्ज में एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा यहां पर एक नई चीज भी आएगी। दिस चार्ज विल रेडिएट सम स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So how the electromagnetic waves are produced when some charge is accelerating, इसकी बात आज नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो हमारा इस चैप्टर में जो फोकस रहेगा that will be when some charge is moving. That means simply ऐसा कहूं कि किसी वायर में से करंट जा रहा है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक वायर लेते हैं और इस वायर में से अभी करंट पास नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इस वायर को बैटरी से लिंक करेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग, नाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो क्या जब यहां से चार्जेस जा रहे हैं तो वो मूविंग चार्जेस हैं? यस। उनका वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगा, हमने पहले पढ़ी थी बात वेलोसिटी की। तो दैट मींस क्या इसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है? जहां मेरा हाथ है, मेरा फिंगर्स हैं, क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल है, बट उस मैग्नेटिक फील्ड को आप यहां पे फील नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट अस टेक वन मोर एक्टिविटी जहां पर आप उस फील्ड को फील भी कर पाएंगे। सो वी आर हैविंग वन कॉपर लूप, और इस कॉपर लूप में से अभी कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या यहां से करंट पास करेगा? यस। यदि करंट पास करेगा तो हमने क्या बात की अभी, कि इसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या वो इस मैग्नेट के साथ, ये जो रिंग मैग्नेट यहाँ ऑलरेडी लटक रहा है, क्या वो इससे इंटरेक्शन करेगी? बिल्कुल करेगी। तो जैसे ही हम इस वायर में से, इस लूप में से करंट पास करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और मैंने डिस्कनेक्शन कर दिया। तो अब क्या देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्लोली ये मैग्नेट फिर से रेस्ट पे आ जाता है। हल्का सा मूव कर रहा है क्योंकि मेरा हाथ उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मूव कर रहा है। अदरवाइज इफ यू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑन टेबल तो बिल्कुल स्टेबल होगा। फिर देखना आपने एक रोटेशन नोटिस करिएगा, ये देखिए, कैन यू सी, दैट मीन्स इस वायर में से करंट पास करने से इसके सराउंडिंग पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें भी, इस रिंग मैग्नेट में भी एक्टिविटी हो रही है, इस पे फोर्स लग रहा है। So all the magnetic fields can be due to two reasons. Number one, currents. Whenever some current will be there, उसके surrounding part में magnetic field होगी। And what can be other source of magnetic field? यदि हमारे पास कोई permanent magnet है, like bar magnet है, ring magnet है, तो उसके जो अंदर intrinsic magnetic moment है, वो भी कारण है एक magnetic field का। So second part we can say intrinsic, उसके अंदर। और ये magnetic moment क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट
of the particles. This is another reason for the probable magnetic field in any region, right? तो इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया कि ये मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और यही हमारे इस चैप्टर का फाउंडेशन है. हम इस चैप्टर में मूविंग चार्ज की बात ही करेंगे. जब वो चार्ज किसी वायर में से जा रहा होगा, उस चार्ज की वेलोसिटी की बात कर लीजिए. उसकी वेलोसिटी v है, तो मूविंग चार्ज जब भी होगा दैट विल बी अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आगे चलते हैं. और जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो B होगा. एंड दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. इसका डायरेक्शन होता है, सो दिस शुड बी B वेक्टर. एंड इसका यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. दिस इज इन द ऑनर ऑफ निकोला टेस्ला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल T से लिखेंगे. एंड मैग्नेटिक फील्ड को और भी बहुत सारी टर्म्स में हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बाद में हम इक्वेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, QVB sin थीटा. ये हम आगे पढ़ेंगे आफ्टर 3 or 4 लेक्चर्स. तो F is QVB sin थीटा. व्हाट इज B हियर? तो B इज इक्वल टू F बाय QV. तो यहां से what is F? Force. Q is charge. V is velocity. Therefore 1 Tesla can be, you can write force is Newton divided by charge is Coulomb, velocity is meter per second. So second goes to numerator. This is Newton second per Coulomb meter. तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट है. और यहां पर यदि मैं Coulomb पर सेकंड की बात इकट्ठे कर लेता हूं, तो ये यूनिट बन जाता है न्यूटन per ampere meter. Can you see? This is Newton. Coulomb per second is ampere. This is meter. So these are different units of magnetic field. इनको बाद में define करेंगे. And regarding the CGS unit of magnetic field, तो CGS unit of magnetic field is Gauss. हम Gauss को capital G से लिखते हैं. And 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla. और आगे बढ़ने से पहले अभी तक की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं. तो हमने ये कहा था कि यदि हमारे पास एक लूप है और उस लूप में से हमने करंट पास किया, हमने इसकी एक्टिविटी जो की थी आज, तो उस लूप में जब भी करंट गया, दिस I करंट वाज गोइंग, तो इसके सराउंडिंग रीजन में देयर वाज ए मैग्नेटिक फील्ड. और यहां हमने यदि मैग्नेट रखा तो हमने उस मैग्नेट पे फोर्स को लगता हुआ देखा. और मान लीजिए हम यहां पर इस मैग्नेट की जगह यहां पर भी एक और करंट कैरिंग कंडक्टर ही रख देते, तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसके ऊपर भी फोर्स लगता? आंसर इज यस. तो मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग रीजन में देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. आप उस रीजन में, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक और करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगी. एंड वाइस वर्सा, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड exerts a force when a current carrying conductor or another charge which is moving, it is placed in this magnetic field. तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने रीजन में किसी और चार्ज को आता हुआ देखेगी तो रिएक्शन जरूर देगी, ये उसके ऊपर जरूर फोर्स लगाएगी, लेकिन शर्त ये है कि वो चार्ज मूव करता हुआ होना चाहिए. अब मूविंग चार्जेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, इसकी गहराई को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा ईयर 1802 में. 1802 में इटालियन साइंटिस्ट, इटालियन जूरिस्ट थे बेसिकली वो, और उनका नाम है रोमैग्नोसी. तो रोमैग्नोसी ने पहली बार क्या देखा कि जब भी किसी वायर में से करंट गया, उसके पास में कोई एक नीडल रखी थी, दिस वाज मैग्नेटिक नीडल. तो उस मैग्नेटिक नीडल में, उस कंपास में डिफ्लेक्शन देखा गया और उन्होंने उस न्यूज को लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि ऐसा देखा गया. लेकिन वो लोकल न्यूज़पेपर की न्यूज ऐसे ही रह गई, उसको किसी नोटिस नहीं किया. दुर्भाग्यपूर्ण रोमैग्नोसी का ये ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया. लेकिन इसके 18 इयर्स के बाद ईयर 1820 में देयर वाज ए मैन, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको उसमें पब्लिश करवाया और उसको हम क्रेडिट करते हैं आज. ही वाज द फर्स्ट पर्सन, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड कि जब भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वहां यदि कोई मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है. सो व्हाट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस, उनको समझते हैं. तो सबसे पहली बात, इसमें मेनली 4 स्टेप रहेंगे. सबसे पहली बात कि व्हेन सम करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर and this is held over one magnetic compass, magnetic needle, and this is S and this is N. This is north pole of that needle, right? And the current is flowing in such a way that it is going in the direction of S to N. यानी जो डायरेक्शन इस नीडल की S to N है, उसी तरफ ये करंट जा रहा है. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है. तो मानिए पहले यहाँ पर ये की ऑफ थी और जैसे ही इस की को ऑन किया,
व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि ये जो नॉर्थ पोल था उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया और ये इस तरफ को डिफ्लेक्शन हुआ. एंड नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड ऑब्जर्वेशन. In the second observation, what happens? Same wire is there, same needle is there, और यहाँ पर फिर से S है और ये N है. And what we did now? हमने अब इसकी polarities रिवर्स कर दी. So this is negative and this is positive. तो यहाँ पर भी पहले हमने बैटरी को ऑफ रखा था. जैसे ही ऑन किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग. क्योंकि आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया. तो नॉर्थ पोल जिस तरफ को आ रहा है वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ही उल्टा हो गया. और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी? तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में व्हाट इज हैपनिंग? अगेन द नीडल इज देयर और ये इसका एस है और ये नीडल का नॉर्थ है. लेकिन अब आपने इस वायर को उठा के इसके नीचे कर दिया. सो दिस इज द वायर नाउ. अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. और फिर से स्विच पहले ऑफ था. जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट ने फ्लो करना शुरू किया और जैसे ही करंट ने फ्लो करना शुरू किया, वंस अगेन यू सी कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन फिर से उल्टा हो गया. तो फिर देखिए नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन था वो टुवर्ड्स वेस्ट था. लेकिन सेकंड केस में क्या किया आपने? वायर में से करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, रखा इसको फिर ऊपर ही. अब यहां पर डिफ्लेक्शन चला गया ईस्ट में. अब थर्ड केस में नीडल ऊपर चली गई, वायर नीचे आ गई, करंट का डायरेक्शन वही रहा. तो लोकेशन को चेंज करने से भी डिफ्लेक्शन चेंज हो गया. और चौथे केस में आपने क्या देखा कि दिस वाज द नीडल, दिस इज फोर्थ केस. तो यहां पर ये एस है और इधर एन है. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व कि यदि फिर से वायर यही है और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो जैसे ही आपने इस की को प्रेस किया, व्हाट इज हैपनिंग? करंट रिवर्सेस डायरेक्शन और यहां पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाता है. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स. हम इनको स्नो रूल से भी जानते हैं. What is snow rule? SNOW, snow rule. अब देखिए स्नो में SN एक टर्म है. This is SN. O is for over and W is for west. Right? पहला केस देखिए. तो ऐसा कहें कि when the current is flowing in the wire from S to N of the needle. ये S है needle का, ये N है and current is flowing along this line. तो S to N के along current जा रहा है. ये S और ये N. जाहिर सी बात है SN यहाँ वायर पे नहीं है, वो needle में है. राइट? And conductor is held over. Conductor is held over, then north pole of needle deflects towards west. तो यहां पर north pole कहां को गया? west को. आगे चलते हैं. अब देखिए यहां पर एक भी कंडीशन उल्टी हो जाएगी. ये S to N का यदि N to S बन जाएगा या ओवर का बिलो बन जाएगा तो यहां चेंज आ जाएगा. राइट? एक नेगेटिव करेंगे तो ये वेस्ट का ईस्ट, और दो नेगेटिव करेंगे तो फिर से नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव फिर से वेस्ट रह जाएगा. अब यहां क्या हुआ? यहां करंट कहां को आ रहा है? N to S. दैट मींस रो में आपने NS चेंज कर दिया और कंडक्टर फिर से ओवर ही है, तो डिफ्लेक्शन कहां को होगा? आपने इन दोनों में से एक चेंज कर दिया. दैट मीन डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल इज टुवर्ड्स ईस्ट. नाउ यहां बात करते हैं. यहां पे क्या हुआ? नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम N to S. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम N to S ऑफ दिस नीडल. और नीचे रखा है दिस इज बिलो. दैट मीन ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया. नेगेटिव ऑफ नेगेटिव अगेन पॉजिटिव. दैट मीन डिफ्लेक्शन फिर से कहां को होगा? This will be towards west. And in the last case, direction of current is from S to N. So this is S to N, but conductor is held below the needle. That means one variable once again changed. तो यहाँ पर ये east आना चाहिए, एक change वहां पर होगा. So this is towards east. So this is all regarding Oersted experiments. So हमने क्या देखा कि on the record, Oersted was the first person to observe that when some current carrying conductor is there, उसके surrounding part में magnetic field बनता है. अब ये फील्ड कितना बनता है इसकी बात बिल्कुल नहीं की ऑस्टेड ने, लेकिन फील्ड इज देयर. और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट वाज गिवन बाय टू अदर साइंटिस्ट, मिस्टर बायोट एंड मिस्टर सैवर्ट. तो इसके बाद हम बायोट और सैवर्ट का रूल पढ़ने जा रहे हैं एंड विच विल गिव यू दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. सो नेक्स्ट इज बायोट सैवर्ट लॉ. So how much this magnetic field is? So this was given by Mr. Biot and Mr. Savourt. तो बायोट और सैवर्ट का जो लॉ बना, दिस इज बायोट सैवर्ट लॉ. दिस लॉ वाज गिवन इन 1820. तो दो अलग अलग जगहों पे काम हो रहा है. एक काम मिस्टर बायोट कर रहे हैं, एक सैवर्ट कर रहे हैं. तो उनका जो रिजल्ट है दैट लॉ इज गिवन एज बायोट सैवर्ट लॉ. दिस गिव्स हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ड्यू टू वन करंट कैरिंग कंडक्टर. और बायोट सैवर्ट लॉ की खूबी क्या है? दिस गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल. ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल, बहुत ही छोटा इनफाइनाइटेसिमल करंट कैरिंग कंडक्टर. दैट मीन कोई बहुत ही छोटा कोई करंट एलिमेंट होगा
उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालता है वायट-सैवर्ट लॉ। तो वायट-सैवर्ट लॉ कभी भी बी नहीं निकालेगा। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या निकालेगा फिर? ये छोटी सी फील्ड निकालेगा। क्यों? क्योंकि जिसके कारण फील्ड निकाली जा रही है वो करंट का एलिमेंट भी काफी छोटा होगा। तो क्या मैं इस बी के आगे डी लगा दूं? यस। तो वायट-सैवर्ट लॉ ऑलवेज गिव्स यू डीबी। दिस गिव्स यू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। और यदि आपने इन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो जाहिर सी बात है कि इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्लब करना पड़ेगा। तो हमें फिर इंटीग्रेशन के थ्रू हमें वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ। इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटेसिमल स्मॉल current element. That means in terms of dB. And so how to calculate the magnetic field using Wyatt-Sabbert law? Let us consider कि हमारे पास एक वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां से जो करंट पास हो रहा है वो I करंट है। और मानिए कि ये सेगमेंट ऑफ वायर इज XY और यहां से जब करंट जाएगा तो इसके सराउंडिंग पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मान लेते हैं कि हम एक पॉइंट P लेते हैं और उस पॉइंट P के ऊपर व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसके कारण? यू टेक वन स्मॉल एलिमेंट, अभी बात की थी ना, सो दिस इज स्मॉल एलिमेंट, दिस इज DL, राइट। और इस एलिमेंट के कारण, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहां पर इस पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस यहां से R है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो यू कैन राइट द टर्म्स हियर। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज DL वेक्टर? So DL vector is that part, that length of this wire due to which we are calculating magnetic field. And what is I? I is the current passing through wire. And what is R? R is the displacement vector of this point P from this length DL. And as a whole जो ये IDL बना, IDL के लिए एक विशेष नाम हो गया, this is called current element. That means ये complete information हो गया कि जो DL लेंथ का एलिमेंट है, वो लेंथ है, कंडक्टर है, वहां से I करंट जा रहा है। और ध्यान दें मैंने जो वेक्टर लगाया वो सिर्फ L के ऊपर लगाया है। जब मैंने DB की बात की थी तो मैंने DB के ऊपर भी वेक्टर ऐसे लगाया था। हाँ, रफली आप DB ऐसा लगा लीजिए, बट ये जरूर समझिए कि वेक्टर साइन जो है सिर्फ वो B के ऊपर है, राइट। बुक्स में इस B को थोड़ा सा बोल्ड किया होगा। बोल्ड का मतलब भी यहाँ पर वेक्टर ही होता है, आप जानते हैं इस बात को। और मान लेते हैं कि जो DL है, इसका जो डायरेक्शन है, उसका एंगल विद दिस R, दैट मीन DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। सो DL वेक्टर इस तरफ को है और ये R वेक्टर इस तरफ को है, उनके बीच ये एंगल थीटा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम DV कह रहे हैं, पहले बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और फिर बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहां को होगी, क्योंकि वेक्टर है तो कहीं ना कहीं को डायरेक्शन तो होगी। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड? एज पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ये किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन, दिस डिपेंड्स ऑन करंट। मोर द करंट थ्रू वायर, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, क्योंकि फील्ड का मेन करंट कौन है? करंट। नंबर दो, जो करंट एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है, दैट मीन लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जितना लेंथ ज्यादा होगा ऑब्वियसली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट इज आल्सो सीन कि जो पॉइंट है ना, ये जितना दूर होगा, दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही फील्ड वीक होगा। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, कूलम्स लॉ की तरह। सो दिस इनवर्सली वेरीज विद R स्क्वायर। बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय वन स्पेशल रूल व्हिच इज कॉल्ड राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है? आपको याद होगा 11th क्लास में जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे, जहां पर A क्रॉस B किया था, से दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, उनके बीच में एंगल थीटा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया था वहां पर भी? तो रिजल्ट क्या था कि आपका रोटेशन यदि क्लॉकवाइज है, यू आर गोइंग फ्रॉम A टू B, तो डायरेक्शन कहां पे है A क्रॉस B का? दिस इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज इनटू। ये हमेशा इस A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। वेक्टर्स क्लास 11th। एंड इफ द रोटेशन इज फ्रॉम B टू A, तो डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A आपकी तरफ को होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में इट इज आउटवर्ड। और हमने एक इसका निमोनिक भी किया था कि आप एक टैप को बंद करते हैं तो टैप क्लोज करिए, क्लोज मतलब क्लॉकवाइज। तो जब भी आप टैप को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका जो रॉड होता है वो नीचे जाएगा, दैट मीन ये टैप क्लोज होगा। तो क्लॉकवाइज में क्लोज और एंटी क्लॉकवाइज में ओपन होता है। क्लॉकवाइज मीन इट इज गोइंग इनसाइड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज
इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पर हमें देखना है कि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो dl वेक्टर यहां को है, ये r वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इफ आई वांट टू फाइंड dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो इनका जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन विल बी, बताइए कहां पर, इनटू या आउटवर्ड। सोचिए, ये dl है और ये r है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज क्लोज, दैट मींस दिस डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर के लिए मैं यहां पे लगा रहा हूं क्रॉस। दैट मीन ये क्रॉस मुझे दिखा रहा है कि यहाँ जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड। ये डॉट का और क्रॉस का सीन क्या है, इसको समझेंगे। मेरे हाथ में एक डार्ट है, आई एम प्लेइंग डार्ट गेम। तो जब भी डार्ट आपसे दूर जा रहा होता है तो आई सी द क्रॉस। तो व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, यू सी क्रॉस। लेकिन जब डार्ट आपकी तरफ को आ रहा है, देन यू सी पॉइंट। दैट मीन डार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो यहाँ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था, इज इट। लेकिन हमारे केस में तो dl क्रॉस r है, रोटेशन इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो हम इसको क्रॉस से दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बात काफी क्लियर है कि जैसे ही थीटा चेंज होगा, तो थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। दैट मीन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंगल। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला में dl क्रॉस r को लाना पड़ेगा। लेकिन कैसे लाएं वो देख लेते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So its direction is given by right-handed screw rule. That means when the rotation is from dl vectors to r vector, then magnetic field is into the plane of paper and vice versa. यदि करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी आउट ऑफ द पेपर। तो डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बायर्ट-सैवर्ट लॉ in vector notation, इसको क्या लिखा जाए। So this was law in the scalar notation and now Biot-Savart law in vector notation. So we should write here that dB vector, this is directly proportional to, this is I। अब यहाँ पर dl नहीं चलेगा, यहाँ पर dl क्रॉस r करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने किया dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो हम देखें कि हमने न्यूमरेटर में एक r फालतू कर दिया, तो उसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पर r क्यूब करना पड़ेगा, इज इट। सो दिस इज बायर्ट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर नोटेशन। लेकिन अभी तक भी हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को टैकल नहीं किया है। सो दैट dB बिकम्स सम कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। दिस इज I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r cube. This is Biot-Savart law in vector notation, and in scalar form what this law is. So this law is dB is equal to mu naught by 4 pi, the constant remains as it is. This is I, and A cross B. A cross B is AB sine of theta divided by r cube. So r cube and r gets cancelled. This is r square in the denominator. So this is our scalar form of Biot-Savart law, that dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta divided by r square. So what you can see कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डिपेंडेंस थीटा के साथ भी हो रहा है, यानी जब एंगल चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ mu naught by 4 pi? So this mu naught divided by 4 pi is equal to 10 raised power minus 7 units. And what are the units? इसको यहाँ रखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ है मीटर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर रह गया, गोज दिस साइड मीटर, एंड दिस इज एम्पियर, दैट बिकम्स पर एम्पियर। सो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 raised power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एंड दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability of free space. This is called permeability of free space. So mu naught is defined as permeability of free space, right? और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और निकलता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। व्हाट इज म्यू नॉट? परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक्स, एंड दिस इज परमिटिविटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, मैं एक काम करता हूं, मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं इस इक्वेशन को, सो दैट बिकम्स, सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिटन टुगेदर, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, and that becomes 1 by 9 into 10 raised power 9 units multiplied by, and this is 10 raised power minus 7. इसको लाइए नीचे, that become 1 by 9 into 10 raised power 9 plus 7 is 16. This is 1 divided by 3 into 10 raised power 8 square. यूनिट की बात बाद में करेंगे, is equal to 1 by, and what is 3 into 10 power 8? This is speed of light, this is c square. That means mu naught by epsilon naught is equal to 1 by c square. So what is c square? C square is
1 by mu naught epsilon naught. And what is C? C is mu naught epsilon naught square root. तो ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि C के साथ ये कैसे रिलेट है. That means if one value is known, the other value can be fixed using this relation. And now let us compare Biot-Savart law with Coulomb's law. बट बिफोर गोइंग अहेड, आप रिकॉल करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के हमारे पास दो तरीके थे. यदि हमें किसी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हम यूज करते थे कूलॉम्स लॉ. लेकिन यदि हमें किसी सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हम यूज करते थे गॉस लॉ. इसी तरह से मैग्नेटिक्स में भी या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी हम दो ही लॉ यूज करेंगे. तो जो रोल वहां पे कूलॉम्स लॉ का था, वो रोल रहेगा अब बायट-सैवर्ट्स लॉ का. और यहां मैग्नेटिक्स में यदि हमें हाईली सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, सो लॉ इज एम्पियर सर्कुटल लॉ. उसकी बात भी जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि बायट-सैवर्ट लॉ और कूलॉम लॉ के बीच में क्या पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज हैं और यहाँ पर क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं. आगे बढ़ने से पहले हम इन लॉज को लिख लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर कूलॉम्स लॉ इज 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. And the magnetic field due to Biot-Savart law is dB, and dB is equal to mu naught by 4 pi, and this is I dl sin theta divided by r square. क्या देख रहे हैं? सबसे पहला यहाँ पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. दैट मीन बोथ आर लॉन्ग रेंज. सेकंड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ. और इसका कारण है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लीनियरली रिलेट है आइडियल के साथ, विच इज करंट एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज लीनियरली रिलेटेड विद चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. इसलिए हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. राइट. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर गिवन बाय दीज टू लॉज, दोनों एक तरह के कैसे हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं? बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. दैट मीन बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स. And number two, as magnetic field is linearly related to ideal, this current element, this is source, and the electric field is linearly related to its source, which is charge. Hence, superposition principle is applicable to both. लेकिन इन दोनों में बहुत सारे points of difference भी हैं. तो यदि हम differences की बात करें, तो सबसे पहला difference ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ideal current element is a source for magnetic field, which is vector, but the source of electric field is not vector, this is scalar. So first point of difference is that magnetic field is produced by a vector source, that is ideal current element, and electric field is produced by a scalar source, that is electric charge. और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे करते हैं डायरेक्शन का. हमने देखा था कूलॉम्स लॉ में जब कोई चार्ज था और ये पॉइंट था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी. So this was the direction of electric field. So electric field was along this line which was joining the source and this trace charge. What about the magnetic field using Biot-Savart law? ये वायर है और ये छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसके कारण मुझे फील्ड पता करनी है इस पॉइंट P के ऊपर. एंड इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमने कहा था कि जो फील्ड है वो इसके इनटू द पेपर होगी. दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. और दूसरी बात, यहां बात थी कि अलोंग द लाइन ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यहां पर दिस इज से थीटा. तो हमें कोई कहे कि बताइए यहां पर फील्ड कितना है, तो इस लाइन के अलोंग दैट इज आइडियल भी यही है और ये पॉइंट भी यही है. जो P पॉइंट था वो यहां शिफ्ट हो गया मान लीजिए, तो पॉइंट P भी वही है. What is theta? 0 degree. So what is sin theta? 0. And what is field? 0. That means the magnitude of magnetic field is 0 along this line. तो यहाँ पर डायरेक्शन किस तरफ है? In the plane of paper है, along this line joining है, and here it is perpendicular to the plane which is containing dl vector and a displacement vector. And one more point can be taken कि magnetic field has the angle dependence. That means the magnetic field depends on the angle between dl vector and r vector. करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस पे फील्ड करती है डिपेंड. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. वहां हमने देखा कि वहां पर एंगल का डिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं था. सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू लॉज व्हिच गवर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली. राइट. Now this NCERT question is a direct application of Biot-Savart law. What we can see, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है. Delta x is given as 1 centimeter.
That means this is 10 raised power minus 2 meter. SI में convert कर लिया. And how much current is passing through that? What is I? I is 10 ampere. And how far the point is? जिस point पे magnetic field पता करनी है वो y-axis के along है. And what is angle? तो dl vector is along x-axis and the displacement vector along y-axis. Angle हमारा हो गया 90 degree. So theta is equal to 90 degree and r is equal to 0.5 meter. And what is mu naught by 4 pi? You know it well. This is 10 raised power minus 7 Tesla meter per ampere. That magnetic field due to Wyatt-Sabat law will be dV is equal to first set formula mu naught by 4 pi. This is IDL sine theta divided by r square. This is 10 raised power minus 7. I is 10 ampere. DL is 10 raised power minus 2 meter. Sine theta, sine of 90 degrees 1 divided by r square. R is 0.5 whole square. So that gives 4 multiplied by 10 raised power minus 8 Tesla. So this is the magnitude of the magnetic field. And what about the direction? अब डायरेक्शन की बात यहाँ पे कैसे की जाए? आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर this is I and this is J. X axis, Y axis. यहाँ पे है करंट एलिमेंट और यहाँ पे है वो R वेक्टर. R vector यहाँ को, DL vector यहाँ को. So what we can say? What is direction? So we should write that direction of magnetic field is along what? It is along DL vector cross R vector. What is DL vector? Delta xi, yi, because it is along x-axis. Cross. What is R? R vector is along y-axis. This is rj. Am I right? मैं यहां पर r वेक्टर को लिख रहा हूं r and j यूनिट वेक्टर. So this is delta x into r and I cross j. And what is I cross j? I cross j is k. That means direction will be along z axis. तो आज के लिए इतना ही काफी. I hope every concept is clear. कमिंग लेक्चर्स में हम करेंगे बात एप्लीकेशंस ऑफ Wyatt-Sabat लॉ. मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में. प्लीज टेक केयर.